हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है सरकारी जॉब न्यूज़ में। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप देख रहे हैं, तो इन सब पर बात करेंगे और भी कुछ टॉपिक्स हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, आईक्यू एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के मुताबिक दुनिया की सबसे प्रदूषित हवा वाली राजधानी का नाम बताएं। ये रिपोर्ट जो आप देख रहे हैं ना, 2023 लिखा हुआ है क्योंकि ये डेटा 2023 का है और मार्च 2024 में इस रिपोर्ट को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो लेटेस्ट रिपोर्ट है। इसका आंसर होगा न्यू दिल्ली। यहाँ एक और बात आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ शहर की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी की। मतलब कि दुनिया में जितने भी देश हैं उन सब की जो राजधानी है उनसे कंपेयर किया गया है दिल्ली का और न्यू दिल्ली का, और तब न्यू दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रदूषण देखने को मिली है, सबसे ज़्यादा खराब हवा वाली राजधानी है। तो ये जो आईक्यू एयर है ना, वो स्विस ऑर्गेनाइजेशन है स्विट्जरलैंड की, और वो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी करती है, हर साल जारी करती है। तो ये 2030 की रिपोर्ट आई है 2024 में, और इस रिपोर्ट में PM 2.5 कणों के आधार पर देशों, राजधानियों और शहरों की रैंकिंग भी निकाली गई है। ठीक है, तो PM 2.5 जो होता है वो बेहद ही महीन कण होता है, बेहद महीन कण होता है, डस्ट होता है। तो आगे हम उसके बारे में और बताएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको दिखा देना चाहता हूँ। भारत जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे वायु प्रदूषित देश है। अब देश की बात कर रहे हैं हम, इससे पहले जो क्वेश्चन लिया था हमने वो लिया था राजधानी के बारे में। ठीक है, तो एक डेटा भी मैं दिखा देना चाहता हूँ यहाँ पर। देखिए, बांग्लादेश जो है ना वो दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित हवा वाला देश है। वहाँ अगर पूरे देश का एक एवरेज निकाला जाए तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण वहीं पर है। ओके, और टोटल जो इस लिस्ट में है ना देशों की रैंकिंग में, वो 134 है देशों का देखा गया है, और उसमें दूसरे स्थान पर पाकिस्तान है और तीसरे स्थान पर भारत है। सबसे प्रदूषित हवा वाला देश की बात हो रही है। और अगर बात हो कि दुनिया का सबसे वायु प्रदूषित जो महानगर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वो कौन सी है, तो वो है बिहार का बेगूसराय। बिहार का बेगूसराय दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगर कहा जाएगा। ठीक है, जबकि 2022 वाली जो रिपोर्ट आई थी ना पिछले साल, उस लिस्ट में बेगूसराय का नाम नहीं था। तो 2022 में भारत प्रदूषित हवा वाले जो लिस्ट थी देशों की, उसमें 8वें स्थान पर था, और अब सबसे प्रदूषित हवा वाले देशों की सूची में इंडिया का स्थान तीसरा हो गया। तो ये कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कई सारी बातें हो गई। एक हो गई राजधानी की जो कि न्यू दिल्ली है, सबसे प्रदूषित राजधानी की बात हो रही है। दूसरी बात की हमने कि सबसे प्रदूषित देशों के बारे में, तो उसमें तीसरा स्थान भारत का है। और एक और बात की हमने कि महानगर के बारे में, सबसे प्रदूषित महानगर, तो वो है बेगूसराय। इस रिपोर्ट में कुछ डेटा भी दिया गया है। उसके मुताबिक भारत में 1.33 अरब यानी 96% लोग, मतलब जितनी आबादी है उसका 96% लोग ऐसी हवा में रहते हैं जिसमें PM 2.5 जो कण है उसका स्तर WHO के एनुअल स्टैंडर्ड से 7 गुना ज़्यादा है। वहीं देश के 66% शहरों में एनुअल PM 2.5 जो कण है उसके स्तर वो 35 माइक्रोन प्रति क्यूबिक मीटर से ज़्यादा रहा है। ठीक है, और WHO का कहना है इस पूरे मुद्दे पर, इतने प्रदूषण होने पर, कि दुनिया में हर साल प्रदूषित हवा की वजह से 70 लाख लोगों की मौत होती है। सीधे मौत नहीं होती है, दम घुटना, निमोनिया हो गया, ब्रेन डैमेज हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, उस सब चीज़ों के उसके बारे में आगे बताएंगे। ठीक है, तो मरने वालों की संख्या हर 9 में से 1 होती है खराब हवा की वजह से। आईक्यू एयर ने यह बताया कि इस साल डेटा 30,000 से ज़्यादा जो वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन, रिसर्च, यूनिवर्सिटी, सरकारी एजेंसी, उन सब से डेटा जो इकट्ठा किया गया उसके आधार पर ये रिपोर्ट जारी की गई। अब सवाल ये आता है कि PM 2.5 जो माइक्रो कण है, माइक्रोन होता है उस कण का, वो आखिर होता क्या है, वो क्या होता है। और उससे पहले आपको बताऊं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्जामिनेशन में पिछले कुछ सालों से पर्यावरण को एक इम्पॉर्टेंट महत्व दिया जा रहा है क्वेश्चंस के तौर पे। पर्यावरण से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आईक्यू एयर की रिपोर्ट पर ही आ जाए, लेकिन 2.5 जो कण है PM 2.5 माइक्रोन का, उस पर सवाल आ जाए। तो क्या है ये PM 2.5 माइक्रोन? ये एक तरह का पार्टिकुलर मैटर होता है जिसका डायमीटर यानी व्यास जो है ना वो 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है।
ये बेहद छोटे कण होते हैं जो हवा की गुणवत्ता को खराब करते हैं, और ये कुछ तो इसमें से कुछ तो कण इतने छोटे होते हैं कि उनको केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखकर ही पता लगाया जा सकता है। लेकिन अगर सघन हो तो फिर आप देख सकते हैं, जब पूरा हवा धूलमयी सी दिखती हो तो उसमें कुछ कण काफ़ी बड़ी मात्रा में, कहीं 2.5 भी होता है। ठीक, अब सवाल है कि इससे स्वास्थ्य पर क्या असर होता है। देखिए, ये सांस के माध्यम से शरीर के अंदर पहुंचता है, नुकसान पहुंचाता है। दिमाग में जो खून का प्रवाह है उस पर गलत असर डालता है। कॉर्नियल जो सेल है उसको नुकसान पहुंचाता है। दिमाग में खून के प्रवाह पर गलत असर तो पड़ता ही है। छींक, खांसी, निमोनिया, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, स्किन एलर्जी, दिल से जुड़ी हुई बीमारियां, ये सब होती हैं। ओके, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात। अच्छा, एक और इस पर जरूर सवाल आएगा कि हम राजधानी, जो क्वेश्चन में मैंने राजधानी की बात की थी, तो दिल्ली की क्यों नहीं की, नई दिल्ली की क्यों की। देखिए, आधिकारिक तौर पर, यहाँ क्लियर कर दूँ मैं, आधिकारिक तौर पर जो दिल्ली है उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहते हैं, NCT कहा जाता है। उसमें कुछ और भी क्षेत्र अब जोड़ते चले गए हैं, दूसरे राज्यों के भी। और ये भारत का एक शहर है और केंद्र शासित प्रदेश है जो दिल्ली है, जिसमें भारत की राजधानी नई दिल्ली भी शामिल है। दिल्ली एक मेगा सिटी है, एक बड़ा महानगरीय क्षेत्र है जिसमें कई जिले, पड़ोसी और ऐतिहासिक स्थल ये सब शामिल हैं। और न्यू दिल्ली जो है वो प्रशासनिक केंद्र है, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट ये सब है। तो यहाँ पर ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नई दिल्ली जो है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर एक छोटा सा क्षेत्र है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लिमितिए 2024 उसका आयोजन हुआ है मार्च 2024 में। आंसर का सेशेल्स। कहाँ पर? सेशेल्स में आयोजित किया गया है। तो आपके मन में सवाल होगा कि लिमितिए का मतलब क्या हुआ। लिमितिए का मतलब होता है मित्रता, ठीक है। तो सेशेल्स की जो भाषा है सेशेलोइस क्रियोल, तो उसमें इसका मतलब होता है मित्रता। तो ये जो युद्धाभ्यास है वो 2 साल पर आयोजित किया जाता है दोनों देशों के बीच में, द्विवार्षिक है, और ये प्रशिक्षण वगैरह को लेकर देखा जाता है। 2001 में इसका आयोजन किया गया था सेशेल्स में, और 2024 में ये जो है ना वो 10वां संस्करण सेशेल्स में ये आयोजित किया गया। इस बार 18 से 27 मार्च तक आयोजित किया गया है, और इसमें भारतीय गोरखा राइफल्स के जो सैन्यकर्मी हैं उन सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। सेशेल्स की भी बात कर लें, मैप देख रहे हैं आप, मैप में जो रेड कलर में घिरा हुआ दिख रहा है वो है सेशेल्स। ये अफ्रीका से कुछ दूरी पर है, हिंद महासागर में द्वीपीय देश है। उसमें 115 द्वीप है, मतलब द्वीप समूह कहिए इसको। यहाँ के राष्ट्रपति हैं रामकलावन। ओके, राजधानी यहाँ की विक्टोरिया है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेपाल की पर्यटन राजधानी का नाम बताएं जिसकी घोषणा वहाँ की सरकार ने की है। आंसर को पोखरा। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, तो उन्होंने ये घोषणा की है 17 मार्च को, ठीक है। पोखरा क्या है एक बार मैप के जरिए भी दिखा देते हैं। तो ये रहा प्यारा भारत अपना, और पड़ोसी देख रहे हैं आप नेपाल है रेड कलर में। नेपाल में ये आप देख रहे हैं एक तरफ तो काठमांडू है, दूसरी तरफ पोखरा जो देख रहे हैं। अब चलते हैं पोखरा के अंदर, वहाँ देखते हैं। तो अब पोखरा का मतलब ये होता है शब्द का कि पोखर, पोखर से ही लिया गया। तो वहाँ कई सारे पोखर हैं, तालाब हैं, तो उसी से उस शहर का नाम पोखरा पड़ा हुआ है। और वहाँ पर चीन ने एक एयरपोर्ट बनाया हुआ है, ठीक है। और तो नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं प्रचंड, उनका कहना है कि वह विकास के लिए चीन से मदद लेंगे। और प्रचंड ने चीन से आग्रह किया है कि पोखरा इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उसे अपनी ओर से ग्रांट प्रोजेक्ट के रूप में माने, और चीन से आने जाने के लिए नियमित कॉमर्शियल उड़ानें वो वहाँ पर संचालित करें। चीन से आग्रह क्यों किया है? क्योंकि चीन ने ही उस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बनाया था और वाणिज्यिक संचालन के लिए तैयार किया था। लेकिन इसका जो बहुत ज़्यादा उपयोग नेपाल कर नहीं पा रहा है, और वजह ये भी है कि उस विवाद है। विवाद इस पर वजह से ये भी है कि बेल्ट एंड रोड पहल के तहत ये परियोजना है कि नहीं है, ये डवाडोल सी स्थिति है। नेपाल जो है वो चाह रहा है भारत के प्रेशर में कि वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा ना बनाया जाए,
ठीक है, क्योंकि उससे भारत को ही एक झटका लगेगा, क्योंकि पड़ोसी देश जो है वो चीन के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो नेपाल ने ये किया है कि अब जो उसकी राजधानी तो काठमांडू है ही, अब एक पर्यटन राजधानी में घोषित कर दी है औपचारिक रूप से, और वो है पोखरा। ये भी नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडेल। ओके। प्राइम मिनिस्टर मैंने बताया पहले, पुष्प कमल दहल प्रचंड। नेपाली रुपया वहाँ की मुद्रा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि करंट अफेयर्स का मेंबरशिप आप सबके लिए है। करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं आप, कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे IAS PCS एग्जामिनेशन हो, चाहे SSC लेवल का या पुलिस, टीचर, रेलवे, इन सब के लेवल का, तो उसमें करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण होता है। उसकी तैयारी यहाँ पर होती है सरकार जॉब न्यूज़ का जो ऐप है उस पर। दो तरह के मेंबरशिप प्लान है, बेसिक मेंबरशिप प्लान और IAS PCS मेंबरशिप प्लान। काफ़ी छूट भी चल रही है, देख सकते हैं आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और इससे फ़ायदा यही है कि आपको PDF मिलता है करंट अफेयर्स का, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, वो भी कई तरीके के वन लाइनर MCQ नोट्स होता है, और उसमें वीडियो का लिंक भी होता है, ताकि अगर कोई चीज़ आप देखना चाहते हैं विजुअली, क्लिक करें PDF पर और वीडियो ओपन हो जाएगा। इसके अलावा वीडियो मिलता है आपको जब तक की वैलिडिटी होगी आपकी आगे, और पिछले भी मिल जाएंगे। PDF भी 2 साल के पुराने भी मिल जाएंगे आपको, टेस्ट भी मिल जाएगा, पुराने भी मिल जाएंगे, और आगे आने वाले वक्त के भी मिल जाएंगे टेस्ट सीरीज़ करंट अफेयर्स के, और संबंधित एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाते हैं। देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, आप इंस्टॉल कीजिए अपने मोबाइल पर और चेक कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। विमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL 2024 की चैंपियन टीम कौन बनी है? आंसर इसका रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। क्या है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। तो ये फाइनल मैच कब हुआ है? 17 मार्च को हुआ। कहाँ पर हुआ? अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में। किसके बीच हुआ? तो दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में। दूसरा संस्करण था ये WPL का, विजेता रही RCB। ठीक है, 8 विकेट से उसने जीत हासिल की है, उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स। ठीक है, और अगर सवाल हो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी RCB की कप्तान कौन थी, तो स्मृति मंधाना, और दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान मेग लेनिंग। ओके, तो उसमें कई सारे खिताब में मिले हैं, जिसको मैं पूरी लिस्ट यहाँ पर दे रहा हूँ। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला है दीप्ति शर्मा को। प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला है फाइनल मैच का, वो सोफी मोलिन्स को, रॉयल चैलेंजर्स की हैं। कैच ऑफ द सीजन का खिताब मिला S सजना को, मुंबई इंडियंस। मोस्ट सिक्सेस अवार्ड शेफाली वर्मा को मिला है दिल्ली कैपिटल्स से। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब मिला है दीप्ति शर्मा को, UP वॉरियर्स टीम से हैं वो। एमर्जिंग प्लेयर का खिताब मिला है श्रेयंका पाटिल को, RCB से हैं वो। ऑरेंज कैप मिला है LC पेरी को, RCB टीम में है। और पर्पल कैप मिला है श्रेयंका पाटिल को, RCB में है वो। ठीक है, तो WPL जो है ना वो महिला प्रीमियर लीग है, और उसका पहला संस्करण पिछले साल हुआ था, ये दूसरा संस्करण 2024 में है। ठीक है, तो इससे पहले वाला जो खिताब है वो मुंबई इंडियंस ने जीता था, और इस बार आपने देखा है किसने जीता। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। व्लादिमीर पुतिन कौन सी बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं? आंसर होगा 5वीं बार बने हैं वो। ठीक है, और रूस में स्टालिन के बाद सत्ता के शिखर पर इतने वक्त तक रहने वाले वही हो जाएंगे। ठीक है, हो सकता है आने वाले वक्त में वो स्टालिन को भी पीछे छोड़ दें सत्ता पर काबिज रहने के मामले में। तो मार्च 2024 में अभी हाल ही में चुनाव हुआ, उसमें उनको लगभग 88% वोट मिले। उम्मीद यही थी कि वो जीत जाएंगे। उनके विरोधी निकोलाई खारितोनोव, उनको करीब 4% वोट मिले थे, जबकि अन्य बाकी जो वोट हैं वो दूसरे को मिले थे। लेकिन विपक्ष कुछ था नहीं हुआ, क्योंकि विपक्ष के जो बड़े लीडर थे उनको तो उनकी डेथ पिछले कुछ वक्त पहले ही हो गई थी। ठीक है, और जो भी विरोधी था वो भी पुतिन का प्रशंसक ही था और युद्ध का प्रशंसक ही था, जो कि यूक्रेन से युद्ध चल रहा है। तो अब सवाल होगा कि पुतिन कब कब राष्ट्रपति बने? तो 2000 में बने, सन 2000 में, फिर 2004 में बने, फिर 2012, 2018, 2024 में बने। ठीक है, अच्छा, प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं 1999 से 2000 तक, और 2008 से 2012 तक। तो यहाँ पर सवाल होगा कि जीत के बाद पुतिन ने क्या कहा।
उन्होंने कहा कि रूस में चुनाव के रिजल्ट घोषित करने के बाद रूस और शक्तिशाली और प्रभावशाली बन जाएगा। उन्होंने कहा कि रूस नाटो विवाद जो है ना वो उसमें अगर नाटो रूस के आमने सामने अगर युद्ध हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध जो ना एक ही कदम दूर होगा और उन्हें नहीं लगता है कि कोई ऐसा चाहेगा। ठीक है। रूस में राजनीतिक सिस्टम क्या है? देखिए, वहाँ की संसद को फेडरल असेंबली कहते हैं। वहाँ भी 2 सदन होते हैं, जैसे भारत में 2 सदन होते हैं वैसे वहाँ भी 2 सदन होते हैं। और ऊपरी सदन जो होता है, जैसे यहाँ पर राज्यसभा ऊपरी सदन है, वैसे वहाँ पर ऊपरी सदन को काउंसिल ऑफ फेडरेशन कहते हैं। और निचला सदन स्टेट डूमा कहलाता है। जैसे निचला सदन भारत में लोकसभा होता है तो वहाँ स्टेट डूमा कहा जाता है। लेकिन सत्ता के जो शिखर पे व्यक्ति होता है उसमें अंतर है शक्ति में। जैसे भारत में कहने को राष्ट्रपति टॉप पर है लेकिन असली पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। लेकिन रूस में अलग है। रूस में सारी शक्ति या पूरा पावरफुल जो व्यक्ति होता है वो होता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति ही पावरफुल होते हैं। दूसरी शक्तिशाली वहाँ का पद होता है प्राइम मिनिस्टर। लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो राष्ट्रपति के कहने पर ही कोई काम करता है, उसी के निर्देशन पर काम करता है। ठीक है। तो व्लादिमीर पुतिन जो है वो 71 ईयर के हैं और 5वीं बार राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। दुनिया के सबसे अमीर राजनेताओं में गिना जाता है उनको। 200 अरब डॉलर से ज़्यादा उनकी संपत्ति बताई जाती है। ठीक है। तो महत्वपूर्ण बात है। और इस पर अमेरिका और जो नाटो देश हैं, यूरोपीय देश हैं, उन सब ने कहा है कि वहाँ लोकतंत्र नहीं बचा वगैरह वगैरह ऐसी बातें कही। और रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है और 2 साल से ज़्यादा हो चुके, तीसरे साल में प्रवेश हो चुका है युद्ध को और समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। और इसमें व्लादिमीर पुतिन जो है ना वो इस युद्ध में मजबूत होकर उभरे हैं अपने देश में यानी रूस में। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस यानी ग्लोबल रिसाइकल डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 18 मार्च को। और इस बार की थीम क्या है? रिसाइकलिंग हीरोज। ठीक है। तो रिसाइकलिंग का मतलब क्या हुआ कि कोई उपयोग की गई वस्तु है उसको फिर से उपयोग करने लायक बनाना और इको फ्रेंडली जो तत्व हैं उसको अपने फ़ायदे के अनुसार डेवलप करना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आयुध निर्माण दिवस कब मनाया जाता है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे। आंसर होगा 18 मार्च को। भारत की जो सबसे पुरानी ऑर्डिनेंस जो फैक्ट्री थी कोलकाता में कोसीपोर में, वो वहाँ पर स्थित है और इसका उत्पादन 18 मार्च 1802 को किया गया था। इसी वजह से ये दिवस आयोजित किया जाता है। हालांकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है ना उसको सरकार ने भंग कर दिया था और 7 PSU ने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनियां बना दी थी। ओके। अगला क्वेश्चन, विश्व गौरैया दिवस यानी वर्ल्ड स्पैरो डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 20 मार्च को। तो ये दिन गौरैया के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उसके संरक्षण के लिए ये मनाया जाता है। और देखिए, जो लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है उसकी वजह से गौरैया की संख्या में कमी आ रही है और तो इसकी जागरूकता के लिए गौरैया के लिए जैसे गर्मी का वक्त आ रहा है तो उनके पानी की व्यवस्था की जाए, उनके लिए कुछ मतलब मटके वगैरह रखे जाएं, इस तरह के जो पानी पी सके, मटके नहीं बड़ा मिट्टी के बर्तन वगैरह। तो ये सब जागरूकता के लिए ये मनाया जाता है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस कब मनाता है? इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। आंसर होगा 20 मार्च को। और इस बार की थीम क्या है? खुशी के लिए पुनः जुड़ना, लचीले समुदायों का निर्माण। ठीक है। तो ये है इस बार की थीम। संयुक्त राष्ट्र ने इसको घोषित किया हुआ है जो सतत विकास और वैश्विक शांति को बढ़ावा देने के लिए यानी SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन सबको और वैश्विक शांति को बढ़ावा देने के लिए खुशी और कल्याण को महत्व देते हुए ये दिवस की घोषणा की थी। ओके। तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। ओके। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। बाय।